नमस्कार दर्शकों, रविंद्र सोनी हेल्थ एंड वेलनेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बैक्टीरिया के बारे में, और अगर हम बिल्कुल साधारण भाषा में बात करें तो एक ऐसे कीड़े के बारे में जो कि आपके पेट में पाया जाता है। और जब वो अपनी संख्या बढ़ा लेता है और आपके सिस्टम को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से ना केवल एसिडिटी जैसी समस्या आपको बार बार परेशान करती है और लंबे समय तक चल सकती है, जिसको कि क्रॉनिक एसिडिटी कहा जाता है। कितना भी आप इलाज कर लें, टेम्परेरी आपको आराम मिलता है, लेकिन वापस वो समस्या आ जाती है। इसके अतिरिक्त ये समस्या जब बढ़ती है आगे तो आपकी थायराइड को भी अफेक्ट करती है और आप थायराइड के भी शिकार हो जाते हैं। तो ये कीड़ा या बैक्टीरिया आखिरकार होता क्या है, तो हमने सोचा क्यों ना इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनसे ही जाना जाए और उनसे आपकी मुलाकात कराई जाए, ताकि आपके दिमाग में जो चीज़ अभी नहीं है, जो कीड़ा अब हम डाल रहे हैं आपके दिमाग में, उससे आप सतर्क रह सकें और अगर वो समस्या से आप पीड़ित हैं तो उसके उपचार की ओर आगे बढ़ सकें। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सॉरी, मैं डॉक्टर साहब का परिचय कराना भूल गया हूँ। सबसे पहले डॉक्टर साहब का परिचय कराना चाहूँगा। डॉक्टर साहब सचिन चितावर जी हैं, जाने माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर से उनके साथ लोग फेसबुक और तमाम जो सोशल मीडिया माध्यम है उनसे जुड़े हुए हैं। और अब तक हज़ारों की संख्या में डॉक्टर साहब ने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को ठीक भी किया है। और ख़ासतौर से सर की एक्सपर्टीज़ तो एंडोक्रिनोलॉजी का क्षेत्र है, लेकिन ये चूँकि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया जो है वो आगे चल करके इसी तरह की समस्या में जाता है, जिसके लिए कि डॉक्टर साहब एक्सपर्ट हैं। तो सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर ये कीड़ा या बैक्टीरिया होता क्या है? देखिए, ऐसा है कि जो पेट है, आप हमारा सांस्कृतिक ज्ञान भी देखेंगे तो जो पेट है उसी के लिए हमेशा कहा गया आयुर्वेद में भी कि अगर पेट स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। बिल्कुल। तो जो आपके मुंह के रास्ते से ही सारी बीमारियां आती जाती हैं। तो जो पेट में आपके ट्रिलियंस मतलब खरबों खरबों की मात्रा में बैक्टीरियाज होते हैं, जिसमें कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बुरे बैक्टीरिया होते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि पौराणिक कथा में जहाँ सुर और असुर के बीच में जो अमृत मंथन की क्रिया हुई थी जी, तो वैसा ही होता है कि रस्साकशी चलती रहती है, ये लगातार चलती है। तो और क्या होता है कि इस बैलेंस को बिगड़ना नहीं चाहिए कि अच्छा और बुरे का नियंत्रण बना है तो और बुरा ऊपर है तो मुश्किल हो जाएगी, अच्छा ऊपर है तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। तो क्या होता है कि हम छोटी छोटी बातों में एंटीबायोटिक खा लेते हैं। छोटी सी गले में कुछ खराब हुई तो तुरंत हम दवा गए, बिना डॉक्टर से पूछे हमने दवा ली, एंटीबायोटिक ली और खा गई। तो उससे क्या होता है कि अच्छा बैक्टीरिया जो है वो धीरे धीरे मरने लगता है। ओके। तो अगर अच्छा बैक्टीरिया मरने लगेगा तो जो अमृत मंथन के इसमें जो रस्साकशी हो रही है, तो जब अमृत निकलेगा तो फिर बुरे बैक्टीरिया उसको पकड़ लेंगे, तो अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं, अमृत पान नहीं कर पाएंगे आप। तो बिल्कुल लगभग ऐसा ही होता है कि एक लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम, ये दो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि अच्छे बैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं। पर क्या होता है कि इस तरह की गतिविधियां चलती रहती हैं हमारे जीवन में, खान पान, पाचन की कमी और बाकी समस्याएं, ये सब तो होती ही हैं। जहाँ ये बैलेंस बिगड़ा, सबसे पहले आपको एसिडिटी होगी, गैस का प्रॉब्लम होगा, कुछ न्यूट्रिएंट्स का प्रॉब्लम होगा, कुछ अच्छी चीज़ें आपको पेट के साथ साथ आपका दिमाग भी जुड़ा हुआ है, पेट से आपका हार्ट भी जुड़ा हुआ है, मधुमेह की समस्या भी पेट से जुड़ी हुई है जी। ये बैक्टीरियाज कम होते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और मधुमेह होने लगता है जी। तो वैसे ही दो बैक्टीरिया हैं, बिफिडोबैक्टीरियम और लैक्टोबैसिलस। इनकी कमी हो जाने पे थायराइड ग्रंथि के लिए जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो कम होने लगती हैं जी। एक थायराइड हार्मोन जो आपका पेट के रास्ते आता है पेट में, तो वो जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करने लगते हैं। तो उसके कारण भी हार्मोन की कमी होती है, नहीं तो ये हार्मोन दोबारा एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में आ जाता है। तो सर, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं। ये जो बैड बैक्टीरिया है, एक पर्टिकुलर नाम से इसको जाना जाता है, तो इस बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि ये बैक्टीरिया जो बैडमैन की जो भूमिका हमारे शरीर में निभाता है वो क्या है? देखिए, जो भी बैक्टीरियाज अगर आपका लैक्टोबैसिलस कम होगा, बिफिडोबैक्टीरियम आपके बॉडी में कम होगा, मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ, ये अच्छे बैक्टीरिया हैं। अगर ये कम होते हैं तो बुरे बैक्टीरिया जो है गैस फॉर्मिंग बैक्टीरियाज हैं, दूसरे कोलीफॉर्म बैक्टीरियाज हैं, दूसरे जो आपके बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि प्रायः तौर पे वो नियंत्रित अवस्था में रहते हैं, वो बढ़ने लगते हैं, उनकी फसल बढ़ने लग जाएगी। अगर उनकी फसल बढ़ेगी तो जो हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरिया से जो तत्व निकलते हैं, जो हमारे इन हार्मोन सिस्टम्स के लिए, हार्मोन बनाने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरी है, जैसे थायराइड के लिए सेलेनियम चाहिए, थायराइड के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है, थायराइड के लिए जिंक बहुत ज़रूरी है। तो ये जो तत्व हैं, ये जो मिनरल्स हैं,
इनका भी कहीं ना कहीं आपके शरीर में जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है उसको ये फैसिलिटेट अच्छे बैक्टीरियाज करते हैं। तो अगर सुर हार रहे हैं और असुर बढ़ रहे हैं तो जो असुरों का असर आएगा, आसुरी असर आएगा, सिलीनियम कम हो जाएगा। तो थायराइड में ऑर्गेनिफिकेशन एक प्रक्रिया होती है जिससे ये आयोडीन और ये सब मिलकर हार्मोन बनता है थायराइड का। तो वो थायराइड हार्मोन का बनना कम हो जाएगा। आपका आयोडीन की कमी होगी तो आपको मालूम ही है कि थायराइड में की ग्रंथि में 65% आयोडीन ही है। थायराइड हार्मोन का भी मेन पोर्शन एक आयोडीन होता है जिसको ऑर्गेनिफाई होता है, तो ऑर्गेनिफिकेशन में हेल्प करता है सेलेनियम, पर जिससे बनता है वो आयोडीन है। आयोडीन की कमी होगी तो हार्मोन कम होने लग जाएगा। वैसे ही जिंक भी है। जिंक भी जो इनके इस प्रक्रिया में काम करने वाले दूसरे जो हार्मोन्स हैं उनका उत्सर्जन जिंक के कारण होता है। तो क्या सर इनकी जो बैड बैक्टीरिया की एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसा कि हमने जब चर्चा शुरू की थी तो बताया कि एसिडिटी से लेके तमाम समस्या होती है, यहाँ तक कि आपके हार्मोनल डिसऑर्डर और आपको थायराइड होने की समस्या, तो क्या ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि आपको जैसे आपको खान पान में आप जो सोच है, आपके विचार है, वो भी कहीं ना कहीं ये बैक्टीरिया तय करते हैं। कहते हैं लोग कि ब्रेन यहाँ नहीं, ब्रेन एक्चुअली पेट में है। गट फीलिंग का जो शब्द, जो गट माइक्रोबायोटा जो है ना, वो आपकी बॉडी का एक्चुअल ब्रेन है। आप भले उनको कीटाणु बोलो और बहुत ही नीचे नज़रों से देखो, पर वो आपके लिए वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्मित होती है। इसी के कारण बहुत सारे कैंसर्स रुक जाते हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां आपको होने से रुक जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं जब ये बिगड़ने लगता है जी। इसलिए इसका नियंत्रण में रहना बहुत ज़रूरी है जी। तो सर आपने बताया कि इसका नियंत्रण में और संतुलन में रहना बहुत ज़रूरी है। जब संतुलन बिगड़ता है तो चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं। तो ये कैसे पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में किस तरह के बैक्टीरिया आपको परेशान कर रहे हैं, जिनकी संख्या असुरों की जो हम बात करते हैं बढ़ रही है, तो कैसे डायग्नोस किया जाता है उसको? नहीं, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए क्या होता है कि इस पर काफ़ी शोध हो रहे हैं। कुछ लोगों ने ये भी किया कि हेल्दी लोगों के जो मल है उसको इकट्ठा करना चालू किया जी, उसमें भी शोध किया। फिर उन्होंने एक विधि बनाई कि भैया ठीक है, बहुत लंबे समय से आपको ये समस्या है, आपके शरीर में अच्छे बैक्टीरियाज की कमी है, तो उन्होंने बोला कि हम क्यों ना स्टूल ट्रांसप्लांट करें। तो बहुत हेल्दी आदमी का स्टूल कैप्सूल के फॉर्म में आपको खाने दिया जाता है और वो आपकी अतड़ियों में अच्छे बैक्टीरिया का उत्सर्जन करवा देते हैं। तो ये स्टूल ट्रांसप्लांट आप बोलेंगे तो आप बिल्कुल तैयार नहीं होंगे इसके लिए, पर इस पे काफ़ी शोध हो रहे हैं। तो स्टूल ट्रांसप्लांट एक नया कंसेप्ट है जिसके बारे में भविष्य में काफ़ी बातें होंगी। इसके साथ साथ वो बैक्टीरियाज को ग्रो करके देखते हैं, बाकी कल्चर करके देखते हैं, पर वो बहुत स्पष्ट और बिल्कुल सशक्त माध्यम नहीं है। मोटे तौर पे अभी जो चीज़ें हैं वो बहुत रिसर्च के लेवल पे ज़रूर देखी जा सकती हैं, पर व्यवहारिक तौर पे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आप मुझे बोलो कि डॉक्टर साहब आप बताइए मेरे इसमें कौन से बैक्टीरिया कम है और कौन से ज़्यादा है, तो ये बताना आज की डेट में कठिन है, थोड़ा कठिन है। तो सर लेकिन अब समस्या तो आ गई है और अभी डायग्नोसिस के आप बता रहे हैं टूल्स उतने इफ़ेक्टिव या उतने एडवांस नहीं है जिससे कि हम एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकें कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया आपको परेशान कर रहा है, जो बैड बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। तो उस स्थिति में आप किस तरह से फिर अपना ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं? देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आप बोलें कि 3 बातें बताइए तो क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात यह है कि बिना डॉक्टर की सलाह पे किसी भी प्रकार की दवा मत खाइए। एंटीबायोटिक तो बिना डॉक्टर की सलाह के लेना ही नहीं है। जहाँ पे बात आती है आवश्यक हो, बहुत आवश्यक हो, तभी एंटीबायोटिक लीजिए। इन बैक्टीरियाज को सबसे ज़्यादा नुकसान एंटीबायोटिक से होता है। फिर जो दूसरी दवाइयाँ हैं वो भी जितनी आवश्यक है उतनी लेना है, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसा लेना है। फिर आप अपना, हमारा पुराना कल्चर है कि हम दूध दही वाले लोग हैं, दूध दही मही वाले लोग हैं। भगवान कृष्ण के ज़माने से दही का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो जो मही है उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरियाज को बढ़ाने की ताकत है जी, इसको अमृत भी कहा जाता है। मठा को कहते हैं कि सालों साल बड़ा रहे तो भी खराब नहीं होता, तो उसका पान होना ज़रूरी है समय समय पे। उससे आपको लैक्टोबैसिलस मिलेगा जो कि आपके लिए एक अच्छा बैक्टीरिया है जी। तो ये जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं जो कि आपको, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में बासी खाते थे, बहुत सी जगह कुछ और नामों से बोला चावल जाता है, को भिगा करके सुबह, तो ये चीज़ें जो फर्मेंटेड, जैसे आपकी इडली है, डोसा है, ये जो चीज़ें हैं ये भी आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है। तो जो ये जो थोड़ा सा फर्मेंट करके ये जो चीज़ें होती हैं, ये क्रिया, इस क्रिया से गुजरने वाली चीज़ें भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं, वो भी आपको अच्छे बैक्टीरिया देंगी। फिर दूसरी बात ये है कि जो फल ईश्वर ने बनाए हैं वो फल अब मीठे क्यों बनाए?
हम तो लालची लोग हैं, हम फल को बिल्कुल मसल के उसका जूस निकाल के पीने लगते हैं। ईश्वर ने फल इसलिए बनाए हैं और उसको मिठास इसलिए दी है कि जो फल में फाइबर है, रेशा है, उसको आप खाएं जी। तो आप वो छोड़ ही देते हैं। तो मतलब अगर आप कहना ये संतरा चाह है रहे तो हैं पूरा कि संतरा खाइए आप। हाँ, मतलब तो वो जो फाइबर है, फाइबर भी जाना वो चाहिए। बहुत बड़े पोषक तत्व हैं इन बैक्टीरियाज के, जी। तो वो नियंत्रण बढ़ाते हैं। पर हमें क्या चीज़ पसंद आती है? हमें मैदे से बनी हुई चीज़ पसंद आती है, महीन बनी हुई चीज़ें, मीठी चीज़ें और इस तरह की चीज़ें, तो ये बैलेंस को बिगाड़ती हैं। इसके साथ साथ आपको बेक्ड आइटम्स पसंद है, तो जो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, जो बेकिंग सोडा है, बाकी सब चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपके इन बैक्टीरियाज को नुकसान पहुंचाता है। जी। जितने भी आपके नए मॉडर्न आइटम्स हैं, जो नई नई चीज़ें हैं, जो नए परिष्कृत तरीके से बनाई गई चीज़ें हैं, वो पेट के लिए अच्छी नहीं। मतलब जितना ज़्यादा रिफाइंड में आप जाएंगे उतना ज़्यादा ये आपको समस्या। जितना आप रेशा बढ़ाएंगे, जितना साबुत अनाज लेंगे, जितना इस तरह की चीज़ें लेंगे जो खमंग वाली है, खमीरीकृत चीज़ें हैं जी, जो फर्मेंटेड चीज़ें हैं, वो आपके पेट को फाइबर सर अभी आप बोल रहे थे कि हम फ्रूट की बात कर रहे थे, तो उसमें आपने ये कहा था कि लोग जूस की तरफ जाते हैं, तो मतलब इन अ वे आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपको रॉ फूड खाना चाहिए रेदर देन आप उसका जूस निकालें। बिल्कुल। जो फल है, जो फल तो जूस निकाल लिया, मतलब शक्कर का पानी हो गया। आपके दिमाग में जरूर आता है कि इससे बहुत ऊर्जा मिलती है, पर जो असली जो उसके दैवीय तत्व हैं वो तो फाइबर है। अगर संतरा है तो संतरा का रेशा ही दैवीय है। ईश्वर ने उसको मीठा इसलिए बनाया कि आप उसको रेशे के साथ खा सको जी। तो ये एक फलसफा जो है, मैं इसमें बिल्कुल विश्वास करता हूँ जी। और ये फाइबर अंदर जाके जब डिग्रेड होते हैं, जब इनका चयापचय होता है, मेटाबोलाइज होते हैं ये, तो इनमें से कई बैक्टीरियाज को बहुत संबल मिलता है। उनके ऐसे तत्व बनते हैं उन बैक्टीरियाज के लिए जो उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उनके जीवित रहने के लिए ज़रूरी है, तो वो पुष्पित पल्लवित होते हैं अच्छे बैक्टीरियाज। तो सर आपने ये बताया कि पॉजिटिव साइड तो हमने डिस्कस की कि भाई इस तरह का फूड लेना है हमको, लेकिन ऐसे कौन से फूड हैं जो अवॉइड करने चाहिए जिसकी वजह से, जैसे आपने बताया कि रिफाइंड वाले, लेकिन अगर कुछ आप नाम बता सकें कि इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा अवॉइड करें और इसको आप इंटेक इसका बढ़ाएं तो वो बैलेंस हम मेंटेन कर सकें। देखिए अब ऐसा है तो कि हमारी ज़बान को जो जो खाने अच्छे लगते हैं वो पेट के लिए बुरे होते हैं। ओके। तो ज़बान को, हाँ, ज़बान को कौन से खाने अच्छे लगते हैं? मीठा बहुत अच्छा लगता है, चरपरा बहुत अच्छा लगता है, तला हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर आप आनंद के लिए लीजिए। जो नई नई चीज़ें आई हैं, जो नाना प्रकार के आजकल ईटिंग जॉइंट्स बन गए हैं, जहाँ से आपको बर्गर आता है, पिज़्ज़ा आता है, कभी कभार खाने वाली चीज़ें हैं। बस जो आप पिज़्ज़ा में आप जो चीज़ आ रहा है वो चीज़ जो नहीं है वो मार्गरीन है। तो मार्गरीन जब आप लेने लगते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान होता है क्योंकि वो चीज़ नहीं है। तो इस तरह से जो चीज़ें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो उसका नुकसान कैसे होता है? आपका जब शरीर में संतुलन बिगड़ता है तो फैट ज़्यादा अंदर आएगा, शुगर ज़्यादा अंदर आएगा, मोटापा बढ़ेगा, शुगर की बीमारी होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपको हार्ट की बीमारी भी हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, तो अन्य बहुत सारी बीमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी। अगर ये कीटाणु कम हो गए, अच्छे कीटाणु, तो बीमारी बढ़ाने वाले कीटाणु बढ़ जाएंगे। तो बीमारी बढ़ाने वाले कीटाणुओं के बीच में जब नियंत्रण है अच्छे और बुरे का, तो बुरी चीज़ें जो जहर है शरीर के लिए वो अंदर नहीं आ पाता। पर जब अब बुरा चीज़ बढ़ जाएगी और अच्छे का हाथ का हल्का पड़ जाएगा तो बात मान के चलें कि बुरा चीज़ों से बनाई हुई चीज़ें अंदर आएंगी शरीर में और नुकसान पहुंचाएंगी। जी। तो एक तरह से टॉक्सिन्स को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो इसलिए मैंने कहा ना कि आपका दिमाग यहाँ नहीं, यहाँ है, और इसके बारे में सोचिए। जी। जहाँ अगर पेट संतुलित है, पेट से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं, तो आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। जी। तो इन वे डॉक्टर साहब कहना चाह रहे हैं कि दिमाग की बजाय आप पेट की तरफ जाइए और गट फीलिंग जो शब्द है वो उस पर ज़रूर गौर फरमाइए, क्योंकि गट आपके शरीर के बारे में बहुत सारे संदेश देता है और जहाँ से अगर उसको आपने सुन लिया और उनको समझ लिया तो समस्या आपके आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गई। बाकी समस्याओं के लिए डॉक्टर साहब बैठे ही हुए हैं, जिससे कि अगर आपके कंट्रोल से जब चीज़ें बाहर हों तो निश्चित रूप से मेडिकल हेल्प है ही। तो सर आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जल्दी आपसे और इसी टॉपिक से जुड़े हुए जो छोटी छोटी और ब्रांचेस हैं, जैसे आपने बताया कि जब सिस्टम आपका गड़बड़ करता है, बैलेंस बिगड़ता है, तो कैंसर से लेके तमाम तरह की डिजीज़ेस होती हैं। तो एक एपिसोड हम इसी बात पर बनाएंगे कि जब आपका गट का बैलेंस गड़बड़ होता है, जो बैक्टीरियाज आपके पेट में गड़बड़ी पैदा करते हैं, तो उन कहाँ ब्रांच आउट होती हैं बीमारियाँ, किस तरह से
हम उनको देख सकते हो, कैसे उनको हम पकड़ सकते हैं और टाइमली उनको हम कैप्चर करने के बाद उनको ठीक कर सकते हैं। तो आज की जानकारी के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में। थैंक यू सो मच। दर्शकों, अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न आ रहे हों इस विषय के ऊपर, या हार्मोन और जो थायराइड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, इवन हम बात करेंगे आगे चल कर के कि जो दूसरे से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। जब हम अगला एपिसोड तैयार करेंगे तो आपके जो प्रश्न हैं उनको उसमें शामिल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद।